गाइज एग्जाम्पल नंबर 23 वर्क एनर्जी थ्योरम का, और एग्जाम्पल में लास्ट एग्जाम्पल है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, और ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा हो। इसके अंदर काफी सारे पार्ट है, देखिएगा इतने सारे पार्ट है इसके अंदर। ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं ये चाहूंगा कि इसको जल्दी जल्दी निपटाया जाए, चीजों को जल्दी समझा जाए और जल्दी इसको करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले इसको बना लेता हूं मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में। हमसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज टेकन अप एन इंक्लाइंड प्लेन टू द लेंथ ऑफ 10 मीटर। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस प्लेन पर आप एक बॉडी लेकर जा रहे हो जिसका मास जो है 0.3 किलोग्राम है। तो ठीक है, बना लेते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन पर आपको एक बॉडी लेकर जानी है जिसका मास आपको दिया हुआ है, कितना है? 0.3 किलोग्राम। तो सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं, और यहां पर जो आपको दिया हुआ है वो मास दिया हुआ है बॉडी का 0.3 किलोग्राम। आगे आपसे क्या कह रखा है? इसको लेकर जा रहे हो ऊपर की तरफ को। आगे आपसे कह रहा है जिस लेंथ पर लेकर जा रहे हो, जिस इंक्लाइंड सरफेस पर लेकर जा रहे हो, उसकी लेंथ आपको 10 मीटर दी हुई है। तो यहां पर लिख देते हैं 10 मीटर जो है। थोड़ा साइड से दिखाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आप यहां दिखा दें कि 10 मीटर जो है वो इस इंक्लाइंड सरफेस की क्या है? लेंथ है। ठीक है, आगे देखो, यहां तक हो गया। एंड हाइट 5 मीटर, इस इंक्लाइंड सरफेस की जो हाइट है वो 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर जो है वो हाइट का काम करेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको इस इंक्लाइंड सरफेस की लेंथ दे दी, आपको हाइट दे रखी है। ठीक है, इस लेंथ और हाइट से आप एंगल निकाल सकते हो, थीटा। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आपको पता, tan थीटा जो हो जाएगा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन आपको हाइपोटेनियस दे रखा है। जब आपको हाइपोटेनियस दे दे तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो, वो साइन थीटा के अंदर आता। सिंस साइन थीटा जो होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 10, मतलब 1/2। और साइन थीटा 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री पर होता है। इट मींस थीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 30 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू जो है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। समझ गए होगे, आई होप इतना हो गया। ठीक है भाई, आगे हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है पहले इसको ऊपर चढ़ाया गया, देन अलाउ टू स्लाइड डाउन, और फिर इसको नीचे आने दिया। नीचे आने दिया किसको? ब्लॉक को। ब्लॉक को पहले ऊपर चढ़ाया गया, फिर इसको स्लाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया। अब आपसे क्या कह रहा है? स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। यहां तक बात हो गई। हमसे कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज 0.15। 0.15 क्या दे रखा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो यहां पर कोफिशिएंट जो चलेगा वो डायनामिक फ्रिक्शन का चलेगा। इट मींस यूके इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15। ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको क्या कह रखा? व्हाट इज, अब कुछ नहीं कह रखा, जो कहना था वो कह दिया। पूछ रहा है क्या? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि ऊपर जाने में ऑब्जेक्ट को, नीचे आने में टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा। तो ये पूछ रहा आपसे। तो एक काम कर लेते हैं, जब ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र आ ही गया है कि वो कितना वर्क करेगा, तो क्यों ना इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल देख लेते हैं कितना लगेगा, किस तरफ को लगेगा। तो इस पर सारे फोर्सेस दिखाओ। तो पहले ये फोर्स दिखाते हैं जो हमने लगाया था इसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। लेट अस सपोज कि आपने एफ फोर्स लगाया इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, जिसको आप एफ के कह रहे हो। लेट अस सपोज कि इसका मास m है, वो दिया हुआ भी है। तो जो मास की वजह से ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा वो नीचे की तरफ को लग रहा होगा, mg। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? mg नीचे की तरफ को लग रहा होगा। अब आपको करना ये है, जब mg नीचे की तरफ को लग रहा होगा तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। बाय ज्योमेट्री अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देख लें आप, जब ये थीटा होगा तो आप एक काम कर लो, इस mg के कंपोनेंट तोड़ लो। तो ये हो जाएगा mg कोस थीटा, और ये हो जाएगा mg साइन थीटा। ये आपने कंपोनेंट ब्रेक कर लिए।
जब इस तरह से एक्शन नीचे को लग रही है, इस ब्लॉक की एक्शन नीचे को लग रही है, तो रिएक्शन फोर्स जो लग रही होगी वो ऊपर की तरफ को लग रही होगी। इट मींस आर ऊपर की तरफ को लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये सारे फोर्सेस आपने दिखा दिए, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अब आपसे क्या कह रहा है, इसको नाम दे दो ए, इसको बी एंड इसको सी दे दो। आपसे पहला पार्ट में पूछ रखा उसने, पहले पार्ट में ये पूछ रखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो राउंड ट्रिप में कितना वर्क करेगा। तो पहली बात हम ये देख लेते हैं कि ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने, जब ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है। ऊपर को जब इसको हम फोर्स लगा करके पुश कर रहे हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो लिख लेते हैं, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स moving the object up to the inclined surface। अब देखो, जब भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क निकालना हुआ करेगा तो पहली बात तो आपको वर्क बताओ, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उस पर फिर आप देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आप इस चीज का पता लगा लोगे। अब जरा ध्यान दो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ को लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को है और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं हम ऊपर की तरफ को। तो यहां से जब इसको ऊपर की तरफ को लेकर जा रहे होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगातार नीचे को एक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब नीचे को एक्ट कर रही है इट मींस उसका हमने कंपोनेंट लिया है mg sin थीटा, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस पर डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। तो आपको करना ये होता है कि फोर्स का वो वेक्टर आपको हमेशा फोर्स जो लगना चाहिए या तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। आपको पता है आप हमेशा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं आप। जैसे कि आपने पढ़ रखा था वर्क डन जो होता है या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप जब इसको ओपन करते हो तो Fs cos थीटा आता है। मतलब आप ये कर लेते हैं फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो देख लेते हैं। इट मींस अल्टीमेटली बात चल रही है एंगल्स है। तो यहां पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो लग रही है mg sin थीटा। नीचे की तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ऊपर की तरफ को एंगल हो गया 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की होती है वैल्यू -1। या तो आप ऐसा समझ लो या आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ को हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर को लेके जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे की तरफ को, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यहां से W1 निकालोगे आप, या फिर W रहने दो इसको, चाहे W1 रहने दो। W1 ये हो जाएगा माइनस के mg sin थीटा, फोर्स ये हो गया। कितने डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, L लेंथ के बराबर, लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो ये L, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप इस तरह से भी कह सकते हो, वरना आप ओपनली इसको ऐसा जान लो कि मैंने लगाया Fs cos 180 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल हमेशा नीचे को लगेगी, हमेशा नीचे को लगेगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ पहले वाले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को लेके जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ये और फोर्स लग रही है ये, तो 180 डिग्री का एंगल, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो आप ये माइनस साइन वहां से भी समझ सकते हैं। जरा निकालो, तो इसको W1 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी फिलहाल W1, क्योंकि राउंड ट्रिप में आपको टोटल वर्कडन निकालना, तो W1 ये आ गया। ये तब आया जब आपने mg sin थीटा नीचे की तरफ को लग रहा था और ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ को लेकर जा रहे थे। तो अब इसी का दूसरा पार्ट ये है कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ को आ रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when object comes down on the inclined plane। समझ गए होगे आप पूरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लेन।
जब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तब वगड़न कितना होगा, तो इसको आप W2 कह दो, W2। अब ये भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि ये ऑब्जेक्ट अब नीचे की तरफ को आ रहा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच बनने वाला एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही तरफ को लग रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है जब भी आप वर्क निकालते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 कहते हो, तो cos 0 जो हो जाएगा वो 1 होता, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप क्या निकालोगे, फोर्स कितनी है mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अगेन आप L करा रहे हो क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ को आते हुए देख रहे हो अब उस ऑब्जेक्ट को। तो आपके पास W2 आ गया mg sin थीटा इंटू L। तो अब देखोगे वगड़न बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन राउंड ट्रिप। अब देखो पूरी ये ट्रिप राउंड हो चुकी है, ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे की तरफ को आया, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ऊपर जाने में कितना वर्क करना पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को, प्लस नीचे आने में कितना वर्क हुआ, ये टोटल राउंड ट्रिप हो चुकी है। तो इसमें टोटल वगड़न की बात कर रहे हैं, तो W जो हो जाएगा ये W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगा। W1 कितना माइनस के mg साइन थीटा इंटू L है, प्लस W2 कितना ये mg साइन थीटा इंटू L। दोनों इक्वल और अपोजिट होने की वजह से नेट वगड़न जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, 0 जूल। देखो ये इस बात का शाहिद है, इस बात का गवाह है, 0 ये जो आया है इस बात का गवाह या इस बात का शाहिद है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना वो हमेशा राउंड ट्रिप के अंदर जो वर्गड़न करवाता वो 0 करवाता। ऐसा समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जितना वगड़न ग्रेविटेशनल फोर्स ने कराया उतना ही नीचे आने में कराया, लेकिन एक दूसरे के साथ निगेटिव थे, तो टोटल वगड़न कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। हैंस वगड़न बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, ठीक है, इन राउंड ट्रिप में वगड़न कितना हुआ, 0 हुआ। तो पहला पार्ट तो आपसे यही पूछा था, आपने बता दिया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट पूछा, तो पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली आप सब दूसरे पार्ट की बात कर रहा, वगड़न बाई अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जनरी। अब आपने जो अप्लाई फोर्स है ना, जो आपने फोर्स लगाया है, अब आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके थ्रू कितना वगड़न करना पड़ेगा। तो आपके फोर्स देखा जाएगा, अब आपका फोर्स देखा जाएगा, आपके फोर्स की डायरेक्शन देखी जाएगी। तो आपने जो फोर्स लगाया वो ऊपर की तरफ को लगाया, तो उसकी वैल्यू पता लगाओ। और डिस्प्लेसमेंट देखो कितना करा रहे हो, बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा, वगड़न बाय अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स बताओ, जो हम लगा रहे हैं वो कितना है, तो आपके पास जो हम लगा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं F। अब ये F किस किस के बराबर होगा जरा देखें, कैसे निकालोगे। ये F ऊपर की तरफ को लग रहा है, जबकि जब आप ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगा रहे होगे तब फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ को लगेगा, और पीछे की तरफ को एक ड्रैगिंग फोर्स और लग रहा है जिसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा। तो इसका मतलब जो F है वो दो फोर्सेस से मिलकर बना है, mg sin थीटा और Fk। जहां पर Fk जो है, ध्यान दो, जहां पर Fk जो है ये कौन सा फोर्स है, Fk ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो F है ये mg sin थीटा, F इज इक्वल टू ये है mg sin थीटा प्लस Fk। ये है, ये जो फोर्स है ये है F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस Fk। इसको सॉल्व करो, F इज इक्वल टू mg sin थीटा को ऐसे ही रहने दो, Fk। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ लगा फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। फ्रिक्शन क्या होता है, ये होता है म्यू के इंटू रिएक्शन फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। F इज इक्वल टू mg sin थीटा ऐसे ही रहने दो,
प्लस म्यू के भी ऐसे रहने दो। जो फ्रिक्शन रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन जो बराबर है, देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos थीटा के। तो इसकी जगह आप रख सकते हो mg cos थीटा। रख सकते हो या नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते। आपने दोनों जगह से mg कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। आई होप आपने ये चीज समझ ली होगी। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आए तो बता सकता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्कडन कितना होगा, तो हम लिखेंगे वर्कडन, फोर्स आपने निकाल लिया, वर्कडन क्या हो जाएगा, वर्कडन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप L लेंथ पे डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, इंक्लाइंड सरफेस की लेंथ कितनी है, L है, तो L से मल्टीप्लाई। F आपने निकाल रखा mg साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। ये हो गया आपके पास F, और लेंथ कितनी है, L लेंथ है। पुट कर दो वैल्यू सबकी। M आपको दे रखा 0.3, लेट अस सपोज कि आपने 9.8 ले लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस म्यू के ये भी आपको दिया हुआ 0.15। देख ले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.15 दे रखा है, और M दे रखा आपको 0.3 कोस 30 डिग्री, और लेंथ आपको कितनी दे रखी है 10। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। 0.3 इसको ऐसे ही रहने दो, 9.8 इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 0.15 ऐसे ही रहने दो, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और 10 से मल्टीप्लाई यहां हो रही है। इसको सॉल्व कर लो, 0.9 की मल्टीप्लाई हो रही है 0.9.8 से, 0.5 अंदर है, 0.15 है, 0.866 आ जाएगा। कोस √3/2 को सॉल्व करोगे और 10 बाहर है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी वैल्यू 18.5 जूल। आप इसको जरा वेरीफाई कर लें, वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये वगड़न आया है, ये वगड़न आया है जब आपने फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ को, उसके थ्रू वगड़न इतना निकल कर आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता सकता है, कमेंट कर सकता है कि भाई हमें समझ में नहीं आया, कैसा आया। अगर आप लोगों की ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपने शायद अच्छे से नहीं पढ़ रखी थ्योरी। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते तो बेशक आपको ये क्लियर होती चली जाती। तो सेकंड वाले पार्ट में आपसे जो पूछ रहा था वो आपने अब बता दिया। आपसे यही पूछा था कि बताओ वर्कडन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा, तो आपने बता दिया कि कितना होगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट, क्वेश्चन लंबा है भाई, 2 पार्ट कंप्लीट। तीसरे पार्ट की तरफ को चलते हैं। हमसे कह रहा वर्कडन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा वाला पार्ट, वर्कडन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, बड़ा शानदार है ये। अब देखो मैं बात कर लेता हूं, जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ को लेकर जा रहे होंगे, ऊपर की तरफ को एक फोर्स लग रहा होगा, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब जब ऊपर को आप ऑब्जेक्ट को लेकर गए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल, मतलब निगेटिव आया। वगड़न जो आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से निगेटिव आया। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट, सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा होगा, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस दूसरे वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेन पीछे की तरफ को, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेन निगेटिव डायरेक्शन में वर्क करवाएगा। अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क आएगा वो निगेटिव आएगा। अब ध्यान रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा एंटायर सरफेस पे लगेगा। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा तो पूरे सरफेस पे लगेगा। इसका मतलब अगर L लेंथ तक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को आया है तब पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे आप, और जब L लेंथ की तरफ को है ना, L लेंथ कवर करवाएंगे ऑब्जेक्ट से, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा उतनी ही अमाउंट का। लेकिन आपको पता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करवाता है, निगेटिव वर्क। तो आपको पता है, लेट अस सपोज को इसको मैं W4 कह दूं, तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वगड़न जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये कह रहा हूं कि टोटल वगड़न कितना करवाया, जब इसको ऊपर को लेकर गया तब ये वगड़न आया, अरे निगेटिव। जब मैं ऊपर को लेकर गया तब ये निगेटिव वगड़न आया, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो माइनस का आ जाएगा।
जब ये नीचे की तरफ को ऑब्जेक्ट आ रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ को लग रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में अगेन 180 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने जो वगड़न करवाया है वो ये करवाया। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब पहली ट्रिप ऊपर की तरफ को जा रही थी तब निगेटिव वगड़न, जब ऊपर से नीचे को आ रही है अगेन निगेटिव वगड़न, तो टोटल वगड़न तो निगेटिव में आ जाएगा। तो वो ये था W4 इज इक्वल टू माइनस के। अब Fs की वैल्यू कितनी थी जल्दी से बताओ। Fs क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है जल्दी से बताएं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है म्यू के इंटू आर, ये 12 ऐसे ही रहेगा, माइनस म्यू के आर क्या था mg कोस थीटा इंटू 12। सबकी वैल्यू को पुट करो, 0.15 मास 0.3 9.8 कोस थीटा कितना है जल्दी से बताएं, थीटा कितना था 30 डिग्री, 2 इंटू लेंथ कितनी है 10। मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू जो आएगी बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि टाइम मैं नहीं चाहता कि कंज्यूम हो ज़्यादा, तो इसलिए बस इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स ये आएगा 2 म्यू के mg कोस थीटा इंटू एल, मतलब यहाँ पर 10 भी है, कोस 30 डिग्री भी है, 2 भी है, 9.8 भी है, 0.3 भी है एंड 0.15 भी है। तो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी -7.6 जूल आएगी। इसको चेक कर लें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके हवाले करता हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन ही आपको करने के लिए दे दूं, बस ये छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करें और वैल्यू बताएं कितनी आएगी। तो वैल्यू जो मेरे हिसाब से आ रही है वो -7.6 जूल आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जो पार्ट था, ये पार्ट थर्ड आपने इसको कंप्लीट कर दिया। आपसे पूछा था वगड़न बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप में पूछा, इसलिए आपने दोनों ही अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद में उनको ऐड कर दिया। अगर आपसे एक ट्रिप का पूछता या एक साइड का पूछता तो आप सिर्फ एक ले लेते। इसके बाद में पूछ रहा आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है बॉडी की एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो ध्यान दें, जब काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप जो होगी वो वर्क बाय द नेट फोर्स इन मूविंग द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो जो नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ को जो फोर्स लग रहा है, तो वही तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करवाएगा। जरा सोचो, काइनेटिक एनर्जी कौन सा फोर्स क्रिएट करवाएगा। हमसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, नीचे की तरफ को जब आ रही होगी तो एंड ऑफ द ट्रिप आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो आप ये तो देख लो कि जब नीचे की तरफ को ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तब कितना फोर्स लग रहा होगा, जब नीचे की तरफ को ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तब उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा। ये तो नीचे की तरफ को लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कर देंगे mg sin थीटा में से, तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है L हो रहा है, तो ये हम निकाल लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास निकल कर आ जाएगा वर्क डन। तो हमसे यही पूछा फोर्थ पार्ट, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहला आपको नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप एंड हो रही होगी तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो देखो mg sin थीटा तो नीचे की तरफ को लग रहा है, mg sin थीटा। अब आप ऊपर वाले फोर्स F को नहीं देखोगे, F को छोड़ दो, ऊपर से नीचे की तरफ को ऑब्जेक्ट आ रहा है तब देख रहे हो आप, तो mg sin थीटा ये नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको ओवरकम करेगा, तो नेट फोर्स तो ये आ जाएगा। इसको जरा सोल्व करो, mg sin थीटा ऐसे रहेगा माइनस इसको आप कह दोगे म्यू के इंटू आर, mg sin थीटा ऐसे रहेगा, म्यू के ऐसे रहेगा, आर के आपके पास mg कोस थीटा। दोनों में से mg कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। ये नेट फोर्स लग रहा है, तो आपके पास नेट फोर्स ये आ चुका है F नेट। आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, नीचे की तरफ को जब आ रहा होगा ऑब्जेक्ट तो नेट फोर्स की वजह से
डिस्प्लेसमेंट भी करा रहे हो, तो नेट फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है टोटल वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगा वर्क डन के बराबर। तो एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है, तो एफ नेट कितना है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, और एल ये ऐसे ही रहेगा। सही है भाई। आगे देखो m की वैल्यू 0.3, ये 9.8 ऐसे रहेगा, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के की वैल्यू 0.15 दे रखी है, और कोस 30 डिग्री, और लेंथ आपको कितनी दे रखी है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.3 बस सॉल्यूशन थोड़ा सा आपके हवाले, 0.3 9.8 और 0.5 की मल्टीप्लाई हो रही है म्यू के, ठीक है बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल सब कुछ सही रखा हुआ, तो ये आ जाएगा 10.9 जूल, 10.9 जूल ये आ गया। आपसे इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा था लास्ट में कि जो लास्ट वाला आंसर आया है, जो लास्ट वाला आंसर आया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ये बात तो हमने कर दी। हमसे कह रहा हाउ इज द आंसर टू फोर्थ रिलेटेड टू द फर्स्ट 3 आंसर्स, जो चौथे पार्ट में आंसर आया है वो तीनों के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं तीनों में जो आंसर आए हैं उनका सम क्या है, हम सम देख लेते हैं। टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, आपको पता है सबसे पहला वर्क डन जो था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स ने राउंड ट्रिप में कितना वर्क डन किया, तो आपके पास वो W0 था। फिर आपने देखा था कि आप ऊपर की तरफ को ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा था। सेकंड वाले पार्ट में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वो था 18.5 जूल, तो आप यहां रखेंगे 18.5 जूल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ को लग रहा था, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो उसकी वजह से कितना वर्क डन था, जरा वो देखो, वो निगेटिव वैल्यू थी, कितनी थी, -7.6 जूल। तो -7.6 जूल सॉल्व करो, 18.5 - 7.6, तो 18.5 में से 7.6 को माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 निकाले 9 बचे, यहाँ बचे 7, ये हो जाएगा 0, तो 10.9, तो 10.9 जूल। तो देखो ये 10.9 जूल जो आया ये टोटल वर्क डन आया, तो क्या ये टोटल वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है? क्या वो टोटल वर्क डन जो निकल कर आया है वो तीनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आया? तो आप ये वाली बात कह सकते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है भाई, ये वाली बात आपने कह दी, बस यही आपसे पूछ रहा था। तो आपने सारे पार्ट्स बड़ी तसल्ली से सॉल्व करने की कोशिश की है, बस आपको मैंने कैलकुलेशन आपके हवाले कर रखी, क्योंकि देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसके अंदर कई सारे पार्ट्स दे रखे थे, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन थी वो मैंने आपके हवाले कर दी, बाकी जो मैक्सिमम पार्ट था वो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी का। अगर किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट कर दे, बता सकता हूँ मैं उसके आंसर्स को।